नमस्कार दोस्तों, मैं वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए क्लास नंबर 13 लेके आया हूं, जो कि क्लास नंबर 12 हम आपके सामने दिखा चुके हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। और जो क्लास नंबर 13 अभी हम शुरुआत करने वाले हैं, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके केजीएमयू एग्ज़ाम नर्स प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। Question number 1. When toddlers move around on their hands, keeping their abdomen off the floor, it is called. तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन ने बताया गया है कि एक टोडलर है कि वो मूव कर रहा है, और कहाँ मूव कर रहा है, वो हैंड से मूव कर रहा है, और उसका जो अब्डोमेन है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे? यानी क्वेश्चन ने पूछा कि एक टोडलर है जो मूव करने की कोशिश कर रहा है, और जो मूव कर रहा है वो अपने हाथों से मूव कर रहा है, और उसका जो एब्डोमेन है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। यानी कि हम एक सीधा सीधा बोले तो इसमें एक ये पीडिया का क्वेश्चन है। और अगर पीडिया में चलते हैं तो एक बच्चा है जो चलने की कोशिश कर रहा है और अपने हाथों से चलने की कोशिश कर रहा है, और घुटने और हाथों से चलने की कोशिश कर रहा है। यानी घुटने उसके टिके हुए हैं और हाथ भी आगे टिके हुए हैं, और उसका एब्डोमेन ऊपर उठा हुआ है। तो उस ज़मीन से ऊपर है उसका एब्डोमेन, तो उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे? तो राइट आंसर इज सी। ऐसी कंडीशन को हम क्रीपिंग नाम देते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो जब स्टार्टिंग में जब वो चलता है तो वो सबसे पहले अपने घुटने और हाथ टेक के चलता है। ठीक है, जब वो अपने घुटने और हाथ टेक के चलता है, उस कंडीशन को हम क्रीपिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. डू नो हार्म इज विच इथिकल प्रिंसिपल। इथिकल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है दोस्तों, और इथिकल प्रिंसिपल के बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग कर देते हैं, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं इथिकल प्रिंसिपल के बारे में। तो डू नो हार्म का मतलब क्या होता है? डू नो हार्म का मतलब होता है कि अगर आपने कभी किसी मरीज़ के लिए कोई वर्ड यूज़ किया है डू नो हार्म, इसका मतलब ये होता है कि मरीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। डू नो हार्म का मतलब क्या है? आपको किसी भी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और ये इसके लिए कौन सा इथिकल प्रिंसिपल यूज़ होगा, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, ए, बी, सी और डी। आंसर आपके सामने। राइट आंसर, तो राइट आंसर इज सी, नॉन मेलफिशेंसी। तो राइट आंसर सी। और अगर हम वेरासिटी की बात करते हैं, वेरासिटी का मतलब क्या होता है कि हमेशा सच बोलना है, और सबके सामने हमेशा सच बोलना है। और जो सेकंड है बेनिफिशेंसी, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा काम करो जो मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो। और नॉन मेलफिशेंसी का मतलब होता है डू नो हार्म, यानी कि कभी भी किसी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जस्टिस का मतलब ये होता है कि हर एक पेशेंट को, हर एक इंसान को इक्वल यानी कि समानता, सब में समानता, सबको एक समानता के अनुसार देखना या उसका कार्य करना, सबको बिल्कुल एक समानता के अनुसार। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. पैरट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्क स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक मरीज है जो तोते की तरह बोल रहा है, आप उसको नाम क्या दोगे? मतलब जो आपके सामने आंसर दिए गए हैं 4, उस कंडीशन में आप उस पेशेंट को क्या नाम दोगे, उस कंडीशन को क्या नाम दोगे जो पैरट लाइक रिपीटेशन कर रहा है,
मतलब कि जो हम बोल रहे हैं साथ साथ वही बोल रहा है। जैसे हम किसी पेशेंट को बोलते हैं आपका नाम क्या है, वो भी साथ साथ हमारे बोलता है कि आपका नाम क्या है। हम उसको बोलते हैं कि आप कहाँ पर हो, वो भी हमसे बोलता है कि आप कहाँ पर हो। उसको बोलते हैं पैरट लाइक रिपीटेशन, यानी कि जो हम बोलते हैं वही सामने वाला बोलता है। उसको अगर आम भाषा में देखा जाए तो पैरट लाइक रिपीटेशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे? तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। राइट आंसर इज ए, इकोलेलिया। इस कंडीशन को हम इकोलेलिया बोलते हैं। और जो डिसकैलकुलिया होता है, इसमें क्या होता है कि एक नए वर्ड की खोज करना, यानी कि कोई भी एक नया वर्ड है, अगर नए वर्ड की खोज करते हैं उस कंडीशन को हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं। और इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है कि मूवमेंट का रिपीटेशन करना। अब हमारे सामने कोई पेशेंट है, हम उसको एक उंगली दिखाते हैं, वो भी हमें एक उंगली दिखाता है। हम उसके सामने हाथ उठाते हैं, वो भी हमारे सामने हाथ उठाता है। हम अपने पैर की मूवमेंट जैसे करते हैं, वो भी सामने वाला भी हमें देखकर ऐसे ही हमारे सामने पैर की मूवमेंट सेम टू सेम कर रहा है। उस कंडीशन को हम मूवमेंट ऑफ रिपीटेशन बोलते हैं, उसको हम इकोप्रेक्सिया बोलते हैं। तो पैरेटलाइट रिपीटेशन का आंसर हुआ इकोलेलिया। राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन पिछले जो हमारा SGPGI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। जो अभी जो 2022 में जो SGPGI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन विल बी हाई इन ए पर्सन विद एन एलर्जी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि कोई भी एक एलर्जी वाला पेशेंट के साथ कौन सा इम्यूनोग्लोबिन हाई देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर हाई इम्यूनोग्लोबिन देखने को मिलता है, तो एलर्जी कौन सा लेवल होता है जो हम चेक करते हैं, जिसमें पता चलता है कि पेशेंट का इम्यूनोग्लोबिन हाई देखने को मिला है। कौन सा एलर्जिक टेस्ट होता है? आंसर आपके सामने, IgE, IgG, IgM, IgA। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर इज ए, IgE। एलर्जी के लिए जो टेस्ट करते हैं वो IgE होता है। और अगर हम बात करें IgG की, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला एकमात्र ये इम्यूनोग्लोबिन होता है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। और अगर हम यहीं पर IgM की बात करते हैं, तो ये बॉडी के अंदर किसी भी तरह का जब इन्फेक्शन आता है ना, तो उसके बाद IgM का लेवल बढ़ जाता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर किसी भी तरह का किसी भी मतलब के बीमारी का अगर कोई भी इन्फेक्शन बढ़ता है, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन बढ़ने के बाद IgM लेवल हम टेस्ट करवाते, तो IgM लेवल पॉजिटिव आता है। और अगर हम IgA की बात करते हैं, तो ये हाईएस्ट इन ब्रेस्ट मिल्क में देखने को मिलता है, हाईएस्ट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो यहाँ पर एलर्जी पूछा गया था, तो IgE लेवल है। राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज ब्रोकन और इंटरप्टेड द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एक्शन शुड बी टू। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन होने वाला आपके लिए। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि एक मरीज है जिसके अंदर चेस्ट ट्यूब डली हुई है और वह ट्यूब क्या है कि टूट गई है, और टूटने के साथ साथ उसमें कुछ रुकावट भी हो गई है। यानी कि ब्रोकन टूट जाना, इंटरप्रेटेड का मतलब कुछ रुकावट हो जाना। तो नर्स की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या बनेगी कि वो सबसे पहले क्या करेगी जब चेस्ट ड्रेनेज जो सिस्टम होता है, जब किसी पेशेंट के चेस्ट के अंदर ट्यूब डाली गई है, तो अगर वो टूट जाती है या उसमें कुछ तरह की एनी अदर कोई रुकावट हो जाती है, तो नर्स की पहली प्रायोरिटी क्या बनेगी? तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, क्या करेगी? सबसे पहले डॉक्यूमेंट फाइलिंग करेगी या फिर नोटिफाई द फिजिशियन को कांटेक्ट करेगी, बताएगी
या चेक द वाइटल साइन, पहले वाइटल साइन चेक करेगी, या क्लैंप द ट्यूब इमीडिएटली, या ट्यूब को क्लैंप करेगी। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट फाइंडिंग जो होती है वो कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर नहीं आती है, वो लास्ट प्रायोरिटी के अंदर आती है। और नोटिफाई द फिजिशियन, फिजिशियन को हमें बाद में बताना है। और वाइटल साइन भी बाद में चेक करने होते हैं। सबसे पहले हमें ट्यूब को क्लैंप करना होता है। और क्लैंप क्यों करना होता है? क्लैंप इसलिए करना होता है क्योंकि जब अगर मान के चलो पेशेंट के चेस्ट के अंदर जो ट्यूब डली हुई है वो टूट गई है, तो हमें जल्दी से जल्दी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम ट्यूब को क्लैंप करें। क्योंकि जो ट्यूब टूट गई है तो उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट के अंदर एयर जाने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाते हैं। और अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर एयर चली जाती है तो पेशेंट नीमोथ्रैक्स कंडीशन की तरफ चला जाएगा, यानी पेशेंट को नीमोथ्रैक्स हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ट्यूब को क्लैंप करना होता है। तो राइट आंसर इज डी। और अगर बाय चांस ट्यूब पूरी निकल जाती है, पूरी की पूरी ट्यूब बाहर आ जाती है, अगर टूट चुकी है तो आप उसको क्लैंप कर दो। और अगर पूरी की पूरी बाहर निकल गई है तो सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर बनती है वो ये बनती है कि कोई भी एक्स्ट्रलाइज गोज लो, उसके ऊपर लगाओ और उसके ऊपर टेप लगा दो ताकि उसके अंदर एयर ना जाए। माइक्रोपोर वगैरह या डायनाप्लास्ट वगैरह जो भी होते हैं अवेलेबल उसी टाइम वो लगा दो ताकि एयर ना जाए। उसके बाद आप फिजिशियन को कांटेक्ट करो, पेशेंट के वाइटल लो, उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग होती है। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज एसोसिएटेड विद प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है और वो भी माइंड के बारे में। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, हाइपर ईगो, सुपर ईगो, ईगो, आईडी। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, रियलिटी प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल, माइंड। तो अगर हम आईडी की बात करते हैं तो आईडी में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्लाइंट किसी चीज़ को पाने के लिए अगर कुछ भी करे, कहता है कि वो मुझे इस चीज़ को पाना है, चाहे वो कुछ भी करे। मान के चलो आप किसी शोरूम के अंदर गए, ठीक है, और आपने वहाँ पर कुछ कपड़ा देख लिया, आप उसको पाने की जिद किए हुए हो, चाहे आप उसको पाने के लिए गार्ड को मारो या शीशा तोड़ के ले उठा के लेके आओ, वो होता है आईडी। और अगर हम ईगो की बात करते हैं, ईगो के अंदर क्या होता है कि हमें वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम करें, कहीं से भी अगर वो चीज़ कहीं जैसे मान के चलो 500 रुपये में मिलती है तो हमें सिर्फ ये रखना है कि वो 500 रुपये हमें कहाँ से अरेंज करने हैं, अरेंज करके हमें कुछ भी करके वो चीज़ लेनी है। तो अगर हम माइंड इज एसोसिएटेड विद प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम राइट आंसर ईगो को ही देते हैं, आईडी को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि आईडी के अंदर तो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं हम। तो ईगो का मतलब ये है कि हम उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं माइंड के अंदर कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम कहीं से भी अरेंज करें, चाहे हम किसी से भी पैसे लेके उस चीज़ को खरीद के लेके आएँ, लेकिन हमें वो चीज़ चाहिए। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। पेनफुल स्पाज्म of the hamstring muscle and resistance to further extension of the leg at the knee while flexing the hip of a recumbent patient is called। तो दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है, उसके अंदर पेनफुल स्पाज्म है और कौन सी मसल्स के अंदर, वो मसल्स का नाम है हैमस्ट्रिंग मसल, और रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, और अगर उसके लेग यानी पैर को फ्लेक्स करने की हम कोशिश करते हैं तो पेशेंट को पेन हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप कौन सा साइन देखोगे,
यानी कि जो साइन आपके सामने दिए हुए हैं उस कंडीशन में आप कौन सा साइन देखोगे। तो पहले दोस्तों मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ। जैसे कि एक पेशेंट फ्लैट लेटा हुआ है, आप उसके पैर को सीधा करो और घुटने से ऊपर उसको 90 डिग्री पे करके और आगे से बिल्कुल सीधा कर लो। जब आप उस घुटने घुटने और हिप जॉइंट वो आपने 90 डिग्री पर किए हुए हैं, और जब आप उस पैर को पीछे की तरफ धकेलते हो तो हमारी जो फीमर बोन होती है ना, उसकी जो पीछे वाली जो मसल्स होती है उस मसल्स को बोलते हैं हम हैमस्ट्रिंग मसल। और उस हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर पेनफुल स्पाज्म है, और जब उस पेनफुल स्पाज्म को हम उस लेग को हम पीछे करते हैं तो वहाँ पर उसको पेशेंट को पेन होता है। तो उस कंडीशन को आप कौन से साइन के नाम से जानोगे। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर इज ए, कर्निंग साइन। इस कंडीशन में हम कर्निंग साइन बोलते हैं हम उसको, और ये मोस्टली मेनिंजाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलती है। और अगर हम ब्रूड जिंक की साइन का नाम लेते हैं तो वो भी हम मेनिंजाइटिस के पेशेंट में ही देखने को मिलती है। और अगर हम ओपिस्थोटोनस के बारे में सुनते हैं तो ये हमारे टेटनस में देखने को मिलती है। और अगर हम एंकल कोलनस की बात करते हैं तो ये अपर मोटर न्यूरोज डैमेज होने के बाद देखने को मिलती है। और जो ये अपर मोटर न्यूरोज जो होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, उसके बाद हमें ये जो हमारे पेरिफेरल एरिया होते हैं उसमें देखने को मिलता है एंकल कोलोनस साइन। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एसिड फास्ट बैकिली आर फाउंड पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि वह कौन सी कंडीशन के अंदर एसिड फास्ट बैकिली पॉजिटिव पाई जाती है, कि वह कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर एसिड फास्ट बैकिली पॉजिटिव पाई जाती है। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी, बी सार्स एंड डिप्थीरिया, सी ट्यूबरक्लोसिस एंड डी डिप्थीरिया। देखिए दोस्तों, अगर हम एसिड फास्ट बैकिली की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखो आंसर में दोनों दिए हुए हैं। देखिए ए और सी आंसर को गैस कीजिए आप। राइट आंसर वैसे सी भी है क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस लिखा हुआ है कि मोस्टली ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलती है। लेकिन अगर ट्यूबरक्लोसिस के साथ में वहाँ पर लेप्रोसी भी दी हुई है तो राइट आंसर हम ज़्यादा महत्व ए आंसर को देंगे, क्योंकि वहाँ साथ में लेप्रोसी भी दिया हुआ है, क्योंकि लेप्रोसी में भी ये देखने को मिलती है। और अगर वहाँ पर लेप्रोसी नहीं होता है तो राइट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन यहाँ पर साथ में दोनों दिए हुए हैं तो राइट आंसर क्या जाएगा, आंसर ए, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ये तो दोस्तों मेरे हिसाब में हमारे किसी भी नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन से मैं आपको 3 क्वेश्चन और बना के देने वाला हूँ। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो टाइफाइड का टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट करवाते हैं हम देखने के लिए। तो राइट आंसर इज सी, विडाल। जो विडाल का जो टेस्ट होता है वो हम टाइफाइड को देखने के लिए करते हैं। और अगर हम एलाइजा की बात करते हैं तो एलाइजा HIV के पेशेंट में होता है। और अगर हम सिक टेस्ट की बात करते हैं तो ये डिप्थीरिया को देखने के लिए होता है, और विडाल टाइफाइड के लिए होता है। और हम अगर मोन्टॉक्स की बात करते हैं तो मोन्टॉक्स हमेशा ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में देखने के लिए हम करवाते हैं। तो यहाँ पर टाइफाइड की बात हुई थी तो राइट आंसर इज विडाल टेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। अगली सीरीज़ में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। और अभी हम
हम क्या था कि आपके लिए पूरे दिन में सिर्फ एक ही क्लास डाल पा रहे थे। कल से हम आपके लिए डेली 2 क्लास से डालेंगे। एक क्लास आपको सुबह 8 बजे मिलेगी और नेक्स्ट क्लास आपको शाम को 5 बजे मिलेगी YS नर्सिंग एकेडमी चैनल पर, यूट्यूब पर। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर स्टूडेंट हैं जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, सबका सपना अच्छे से साकार हो सके, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो चलिए जो 10 क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके सामने डिफाइन करते हैं। ए इज एन एलिवेशन ऑफ स्किन फिल्ड विद फ्लूइड एंड इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि एक पेशेंट है जिसकी स्किन एलिवेशन हो चुकी है और जो ऊपर की तरफ उठी हुई है, और ऊपर की तरफ उठी होने के बाद उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसका साइज़ यानी उसका जो डायामीटर है वो 1 सेंटीमीटर से नीचे है। लेस देन 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर से नीचे है। तो उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे, क्या बोलोगे? राइट आंसर आपके सामने है, तो आंसर गैस कीजिए दोस्तों, A, B, C और D। वैसे अगर राइट आंसर की तरफ हम चलते हैं तो राइट आंसर हमें B देखने को मिलता है, वेसल। लेकिन अगर हम यहाँ पर व्हील की बात करते हैं तो व्हील को हम हार्डनेस ऑफ स्किन में देखने को मिलता है, और वेसल आपको एलिवेशन स्किन फील्ड में देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है कि स्किन ऊपर उठी हुई होती है और उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, और स्किन का जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर से नीचे होता है। अगर हम पेप्यूल की बात करते हैं तो इसमें भी स्किन का एलिवेशन होता है और ये भी 1 सेंटीमीटर से नीचे होती है, लेकिन इसके अंदर पानी भरा हुआ नहीं होता है, सिर्फ इसका साइज बढ़ा हुआ होता है। और अगर हम मैक्यूल की बात करते हैं तो इसमें स्किन का डिस्कलरेशन हो जाना, यानी स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है और साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर ही रहता है। तो यहाँ पर हमें स्किन फील्ड विद फ्लूइड के बारे में पूछा गया था, तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी क्लास नंबर 13, और YS नर्सिंग एकेडमी कल आपके लिए 2 क्लासें लेके आएगी। एक आपको मॉर्निंग 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और एक शाम को आपको 5 बजे देखने को मिलेगी, और कल से यही रूटीन होगा हमारी क्लासेस का। तो एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, अभी रोल नंबर आने वाले हैं थोड़े से दिन में, तो हम चाहते हैं कि हमने क्लासें डबल कर दी हैं ताकि हमारे जितने भी नर्सिंग ऑफिसर स्टूडेंट हैं वो सब अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।